हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं सुंदर दाना स्वागत करता हूँ एक और ब्लॉग से सुंदर उत्तराखंडी में। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन छात्र-छात्राओं के लिए जो पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं या अन्य लोग जो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, आज कॉलेज में होने वाला है यूथ पार्लियामेंट, जिसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जब संसद सत्र चलती है, उसमें उस सत्र में पक्ष-विपक्ष दोनों कैसे सवाल-जवाब करते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा और लास्ट तक अवश्य वीडियो को देखें। तो अच्छा लगा तो वीडियो उन तक अवश्य शेयर करें जो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिलते हैं सीधे कॉलेज में और दिखाते हैं आपको संसद सत्र। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कॉलेज में और ले चलता हूं हॉल में जहां पार्लियामेंट चल रही है। तो मिलते सीधे हॉल पार्लियामेंट में। रास्ते में मुक्की दिखेगा ना मांगते रुके जल्दी आओ बोलो। दोस्तों, करते हैं हॉल में एंट्री और ले चलते हैं। ये देखिए एंट्री हॉल देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी, ये देखिए ये रहे हमारे स्पीकर साहब, ये रहे हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको पूरी मिस्ट्री। यूथ पार्लियामेंट में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए साथी बनी। अगर मैं आपको ले चलूँ यूथ पार्लियामेंट के इतिहास की ओर, तो 1962 में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। आगे चलकर 1965 में इसे एज ए स्कीम प्रतिपादित किया गया और 1967 से सबसे पहले दिल्ली में इसको आयोजित किया गया, जिसको आरंभ में आगे चल करके इसमें विभिन्न विद्यालयों जैसे केंद्र नेतृत्व कौशल का विकास करना, राजनीतिक गतिविधियों में जागरूकता एवं उनकी रुचि का विस्तार करना और हेल्दी डिबेट ऑर्गेनाइज करना। मैं चाहता हूं कि आप सभी यहाँ पे अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और आज हमारे यहाँ पे उद्देश्य होगा कि हम लोकतांत्रिक देश भारत की संसदीय कार्य प्रणाली का एक छोटा सा सत्र को जीवन से जीवन रूप देने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो सदन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे माननीय राष्ट्रपति को अपने संबोधन के लिए। धन्यवाद। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं इस सत्र का शुभारंभ करते हुए सभी सांसद सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अपना गहरा सम्मान व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय सभापति महोदय को भी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारी लोकतंत्रता की सुंदरता आप सबके समर्पण और प्रतिबद्धता में होती है, जो देश के कल्याण एवं एकता और प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत है। मैं आज बार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हूं। एक ऐसा राज्य जहां अपार संभावनाएं एवं चुनौतियां दोनों भी विद्यमान हैं। हमें सामूहिक प्रयास और सामूहिक विकास, सतत प्रगति और प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर काम करना होगा। हमें तकनीकी का उपयोग करना होगा, हमें शिक्षा को प्रोत्साहित करना होगा और हमें मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। साथ ही अपनी सौंदर्य, संस्कृति, विरासतों और लोकतंत्र मूल्यों की भी रक्षा करनी होगी। हम सब मिलकर एक समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद। मैं सत्ता पक्ष की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें संबोधित करके धन्य किया तथा देश में उठ रहे सभी ज्वलंत मुद्दों को यहाँ पर लाके हम एक हेल्दी डिबेट ऑर्गेनाइज करने का एक शुरुआत करें। धन्यवाद। Honorable President, sir, from the side of opposition, I thank you for addressing us and directing us, and we are hopeful to see your prestigious presence in the next session of Parliament. Thank you.
अपनी सीटों पर गिरा है। सदन में शांति बनाए रखें। आज की बैठक के लिए आवश्यक विवरण पूरा है। सूची पत्र के अनुसार आज का पहला विषय शिक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। अब प्रश्नकाल आरंभ किया जाता है। प्रश्न संख्या 101 ली जाए। पढ़ो लिखो भविष्य की तैयारी है। बड़ों के द्वारा कहा जाता था कि पढ़ो लिखो भविष्य की तैयारी है, पर किसे पता था इतनी मेहनत के बाद भी बेरोजगारी ही खाता नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान वर्तमान में हो रहे पेपर लीक्स की समस्याओं की ओर केंद्रित करना चाहूंगी। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 65 से भी अधिक परीक्षाएं ली हुई हैं, जिसमें नीट और राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी शामिल हैं। यदि बात की जाए इन एग्जाम्स की तो इनमें से 27 से अधिक एग्जाम रद्द भी हो चुके हैं, जिसने 3 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियों को प्रभावित किया है महोदय। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि ये जो आंकड़ा है हमारी सरकार के मुकाबले 4 गुना अधिक है। मेरा प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी से है कि उन्होंने इस पेपर लीक की समस्याओं के खिलाफ कौन से कदम उठाए हैं तथा इसमें दोषी पाए गए हुए अधिकारियों हेतु तो कौन से कड़े कदम उठाए गए हैं। ये शिक्षा मंत्री जी उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें छात्रों की आपसे ज्यादा मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि हमें छात्रों की आपसे ज्यादा चिंता है। जब नीट एग्जाम सामने आया था तो हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन के अंदर, जिन्होंने 101 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से बहुत सारे लागू भी हुए हैं। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन जैसी चीजें करा रहे हैं, जिससे ये फ्रॉड कम हो सके। और हमने पेपरों की सिक्योरिटी इलेक्शन की सिक्योरिटी के बराबर रखी है, जिससे पेपर लीक के मामले और कम हो सके। आप और से सत्ता में आए नहीं हैं तो आपकी लाइन में कुछ चीजें चली गई होंगी। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। वेबम एग्जामिनेशन स्कैम जो 2009 से 2013 के बीच में हुआ था, उसमें आप लोगों ने क्या किया? उसकी सुनवाई 5 साल बाद हुई, जबकि आपको लगातार शिकायतें दी गई थी। हमें इतना ध्यान रहता है कि कब एक्शन लेना है। हम छात्रों की शिकायतें सुनते हैं, आपकी तरह नहीं कि शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। महोदय ने कुछ पंक्तियों के साथ शुरू किया था। मैं अंत करना चाहूंगा कि अंधेर का विषय गृह मंत्रालय है। प्रश्न संख्या 105 ली जाए। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। Through you speaker sir, today I want to place a question in front of Home Minister sir. जब भारत के लोगों को सपना दिखाया जाता है कि भारत विकसित हो रहा है, जब विकसित भारत की नींव रखी जाती है तो धरातल पे वो चीजें क्यों नहीं नजर आती हैं? आपकी सरकार को लेके कुछ पंक्तियां लेके मैं प्रस्तुत हूँ। बजट के नोट बजते रहे, काम के ढोल कभी ना बजे। फाइलों में उड़ान भरते सपने पर जमीन पर पैर कभी ना रचे। गड्ढे ही गड्ढे गिनती में बड़े पुलों का बोझ संभाल ना पाए। ये कैसा नया भारत जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही माननीय गृह मंत्री जी, क्या आप मुझे इस सवाल का उत्तर देंगे कि क्यों अब भी भारत जब विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है तब भी इतने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दम तोड़ रहा है? स्पेसिफिकली मैं 2 ऐसे इश्यूज लेके आज हाउस में प्रेजेंट हूँ। सबसे पहला है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमारा चिकन स्नैक, वो पैच ऑफ लैंड जो पूरी कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। क्या हमारी सरकार ने वहां के हैसल और वहां की हेक्टिकनेस को कभी मद्देनजर रखा है? अगर उस लैंड को डिसमेंटल हो जाता है तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी से ज्यादा हमारी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी स्टेक पे आएगी। क्या गृह मंत्री जी ने कभी इस बारे में सोचा है? दूसरा मेरा प्रश्न गृह मंत्री जी से केवल यही है कि आपकी सरकार जितने दावे करती है, क्या धरातल पे कुछ सरकार सोचती भी है या नहीं? अगर कॉरिडोर पे वहां पे इतनी हेक्टिक और बिजी शेड्यूल है तो कुछ
ऑल्टरनेट जो सरकार ने सोचे हैं कृपा करके हमें भी बताएं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। दूसरा प्रश्न मेरा है, ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन से जो बॉर्डर एरियाज में, स्पेसिफिकली मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड जब नेपाल से और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर दम तोड़ रहा है, चाहे वो टनल्स की कमी हो, चाहे वो ऑल वेदर सड़कों का ना होना हो। जब आप बोलते हैं कि हमने उत्तराखंड में टूरिज्म पहुंचा दिया है, आप एग्जाम्पल देते हैं आदि कैलाश का, तो क्या आपने खुद आदि कैलाश की शक्ल देखी है? क्या आपने देखा है कि अभी भी वहां पे सड़कें अनमेटल्ड है? क्या वो सड़कें जो आपके प्लान्स चले रहते हैं सालों भर और ना कभी पूर्ण नहीं होते, क्या वो सच में पूरे होने वाले हैं या वो धरे रह जाने वाले हैं? माननीय गृह मंत्री जी, मैं केवल आपकी सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कौन से कंक्रीट और टाइम बाउंड स्टेप्स लिए जो सच में हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली, सच में भारत को विकसित करने वाली है। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार इनकी सरकार की तरह नहीं जो घटनाएं होने के बाद प्रतिक्रिया देकर हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़े। हमारी सरकार खतरा आने से पूर्व ही उसको तैयार रखने वाली सरकार है। इसी दिशा में हमारी भविष्य की रणनीति 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। इसमें पहला है आंतरिक खुफिया तंत्रों का तकनीकीकरण, जिसकी वजह से कोई भी आतंकवादी घटना होने के पूर्व ही वह हमें पता चल सके। दूसरा, स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के माध्यम से, ताकि आतंकवाद की धारणा कहीं भी पनप ना सके। और तीसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने भी निगरानी तंत्र हैं उनका आधुनिकीकरण, जिसकी वजह से घुसपैठ होने से पूर्व ही हम उसे रोक सके। चौथा है कठोर और त्वरित कार्यवाही की रणनीति। भारत शांति चाहता है पूरी दुनिया ने देखा, पर भारत शांति की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। ये दुनिया हमारी सरकार के नेतृत्व में देखेगी। धन्यवाद। साधन मिले और ये देश को विकास मिला। माननीय महोदय, ये वही सरकार है जो बड़े-बड़े मंचों से जनता को संबोधित करते हुए कहती है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, विगत 10 वर्षों में 89,441 विद्यालयों को बंद करके, शिक्षा का निजीकरण करके, क्या ये सरकार बना पाएगी 2047 तक? माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष में बैठे हुए मेरे साथी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी जनता से कहते हैं कि हमारी सरकार ने भारत को विश्व की 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये सरकार केवल गिने चुने आंकड़े ही क्यों बताती है? ये आंकड़ों की सच्चाई क्यों नहीं बताती? ये क्यों नहीं बताती कि हमारे देश की कुल आय का 22.6% भाग और हमारे राष्ट्र की कुल संपत्ति का 41.1% भाग केवल 1% पूंजीपति वर्गों के पास है। क्या यही सरकार की पारदर्शिता है? माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बात करती है शांति की और सुरक्षा की, तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार बड़े-बड़े मंचों से केवल नारों का प्रसारण करती है, इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहती हूँ, बेटी तो हम पढ़ाते हैं लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं? ये कैसी सरकार है जो अपने देश के भीतर महिलाओं को सुरक्षा तक भी प्रदान नहीं करा पा रही? माननीय महोदय, मैं 10 वर्षों के भीतर बलात्कार के आंकड़ों से आपको अवगत कराते हुए बताना चाहती हूँ और मैं अत्यंत खेद के साथ इन आंकड़ों को बताना चाहती हूँ कि विगत 10 वर्षों में 31% बलात्कार के केस में वृद्धि हुई है। माननीय महोदय, ये बात करते हैं शांति की, लेकिन विश्व शांति सूचकांक सर्वेक्षण का स्थान 193 देशों की सूची में 115वां आखिर क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। हम बस को संसद तक पहुंचाना और हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इस शीतकालीन सत्र और एवं महत्वपूर्ण सत्र में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस गौरवशाली सदन के सभी माननीय सदस्य वर्गों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और
साथ ही मैं अपने देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे तीसरी बार देश की जिम्मेदारी सौंपी है। तो मान्यवर, मैं आज सदन में बताना चाहूँगा कि जो भी चर्चाएं हो रही हैं देश की सुरक्षा और शिक्षा और जो भी मूलभूत सुविधाएं उन पर आज चर्चाएं हो रही है, मैं उसका जवाब विस्तारपूर्वक दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा देश सुरक्षा की जहाँ पर बात है, हमारा सरकार की यह प्राथमिकता है कि देश की सुरक्षा है। और आज हमारा प्रत्येक सैनिक ये जवाब देना जानता है, गोली का जवाब गोली से देता है मान्यवर। और मैं बताना चाहूँगा जितनी आज बॉर्डर सिक्योरिटी है और वो और पुलों का निर्माण और रोड की व्यवस्था, ताकि देश में बॉर्डरों में ऐसी गतिविधियां होने से पहले हमारा सैनिक वहां पर समय पर पहुंच के देश की सुरक्षा करे, ये हमारी प्राथमिकता है। और मैं बताना चाहूँगा, ये मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ये अप्रैल की घटना में आपके सामने रखना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को प्लानिंग करने से पहले हमारे देश ने ये ठान लिया था कि पाकिस्तान क्या प्लानिंग कर रहा है, और हमने वो प्लानिंग पहले ही कर चुके थे, ताकि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे वहां घुस के रातों रात घुस के उन आतंकी अड्डों को हमने ध्वस्त करने का काम किया। मैं देवभूमि उत्तराखंड से और देवभूमि उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या में संसद में रखना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की पहली समस्या शिक्षा से है। लगातार हर जनगणना में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंतु जो सरकारी विद्यालय है उन विद्यालयों में बच्चों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आते जा रहा है। ऐसी क्या आपकी नीति में कमी रहेगी जिसके कारण बच्चों को उस स्कूल से उठ के हल्द्वानी, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों में पनाह लेनी पड़ी है? क्या आपके शिक्षा नीति में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो बच्चों को रोक पाए? और हाल में मैंने देखा 11th में पढ़ने वाले बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता, वो बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो गया जब उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता? क्या तो बच्चे बोल रहे रील कहाँ है, तो मास्टर के साथ क्या रील बनाने की प्रक्रिया काम हो जाएगा? शिक्षा नीति है और आपने आजकल स्कूलों में डिजिटल शिक्षा माध्यम बनाया है, क्या करोगे वो डिजिटल शिक्षा माध्यम का जो टीचरों को पढ़ाना ही नहीं आ रहा बोर्ड में? स्वास्थ्य की बात करूं, हर गांव में हॉस्पिटल दे रखे हैं, परंतु उस हॉस्पिटल का हम करें क्या जब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है? आक्रमण से या किसी अन्य तरह से कोई व्यक्ति गंभीर हालत पर पहुंच जाता है तो उसको बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ले जाना पड़ता है और वो रास्ते में दम तोड़ देता है, क्योंकि उसको प्राथमिक उपचार तो मिला ही नहीं। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा पक्ष के संबंधित इलाज। सर्वप्रथम तो मैं आपके विचारों का बेहद सम्मान करती हूँ कि आपने इस प्रश्न को संसद के सदन में रखा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इस पक्ष को गांधारी की संज्ञा आज दे ही देनी चाहिए। अब आप कहते हैं गांधारी क्यों? क्योंकि वो देखने में सक्षम थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी और हिंदी नहीं पढ़ पाता। गौर फरमाइए, वो कक्षा 11 में पढ़ने वाला बच्चा जब आपकी सरकार थी उसी समय भी उसकी तभी से बनी थी, तो इसमें गलती हमारी सरकार की है या आपकी सरकार की? अभी आपकी सरकार नहीं और हाई स्कूल में रहा है, आपकी सरकार को इतना लंबा समय हो गया तो आपकी सरकार ने हाई स्कूल पास किया, क्या आपने अपने शिक्षकों को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया कि उसको हिंदी पढ़ना सिखाएं? हिंदी पढ़ना सिखाएं। दूसरा डिजिटल शिक्षा क्या पढ़ाएंगे? अगर आपको जरा सा भी ज्ञान है तो विद्यालयों में प्रति माह शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है और तथा आईटीसी के लिए हमने नए शिक्षकों की लगातार नियुक्तियां दी है। दूसरा आप कहते हैं कि बस केवल रील बनाने तक सीमित है। अगर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान
सीधे पर गिरा दें। Honorable Speaker, sir, thank you so much for giving me this opportunity. I seek to draw attention of the government on an extremely urgent matter concerning the state of Uttarakhand. Uttarakhand faces frequent earthquakes, landslides, floods, yet disaster preparedness, early warning system and rescue infrastructure remain inadequate. Will the government state the specific measure and response on the ground preparedness and ensure timely response? Second, repeated disasters are damaging roads, bridges, hospitals, power lines. What is the government's long-term plan to build and upgrade genuinely climate resilient infrastructure in the state? Third, unplanned construction, deforestation, and unchecked development are worsening these disasters. Will the government ensure strict monitoring and scientific regulation to curb such activities and protect Uttarakhand's fragile ecology? I would like to answer the question, sir. As you all know, Uttarakhand status when it comes to disaster. As you all know, Uttarakhand comes under the zone 5 of the earthquake prone region. Some of the famous calamities that are recently happened was the Dharali flash flood, 2013-14 disaster, and many more. Some of the common disasters which frequently arrive in Uttarakhand are flood, landslide, cloudburst, flash flood, avalanches. These all are the natural disasters which cannot be predicted earlier. What we can do as a government is to minimize the harm, to minimize the impact of these kind of disasters. In order to do that, we have established SDR, State Disaster Rescue Force, which is always available to rescue the people from these kind of calamities. Also, the fire department of the Uttarakhand is always in the standby to help and coordinate them. We have also provided various preparatory exercises organized by the Disaster Management Ministry of Uttarakhand. And if I tell you, there is a toll-free number 112, which is the only one solution of many problems. Thank you, sir. नहीं बन रहा है। हमें सबको पता है कि सेकेंड क्वार्टर जो कि जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर था, विभिन्न सारे सबसे ज्यादा टैरिफ 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने बीते कुछ दौर में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ जो कि माननीय विदेश मंत्री ने पहले ही बता दी है, वो दर्ज की है। मैं टैरिफ के पीछे का पूरा सच आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका जो हम पे इतना ज्यादा दबाव क्यों डाल रहा है, वो चाहता है कि भारत उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, जिससे उसके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत जैसी विशाल एक अर्थव्यवस्था, एक बाजार माननीय रेवंत जी, ये आप बताना चाहेंगे कि आईएमएफ ने भारतीय इकोनॉमी के सारे जो भी डेटा आते हैं उनको सी ग्रेड क्यों किया है माननीय रेवंत जी? आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था को कोई भी ग्रेड दे, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। पूरा सच टैरिफ के पीछे अमेरिका चाहता था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, जिससे सीधा आघात हमारे भारत के किसानों को होता, क्योंकि उससे सीधा एक्सेस मिल जाता अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ये हमारी चिंता, हमारा कंसर्न ही है हमारे देश के किसानों के प्रति, जो हम 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी इतनी दृढ़ता से यह सरकार कुछ काम नहीं करती, यह निकम्मी सरकार है। आपने कोई भी उत्तर का सही डेटा के साथ कोई भी उत्तर नहीं दिया है, न गृह मंत्रालय ने न विदेश मंत्रालय ने। क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? भारत का मित्र होता तो पाकिस्तान को हथियार क्यों भेजता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पूर्णतः अवगत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वहां पर कहा जाता है कि कोई भी देश एक स्थायी मित्र न एक स्थायी मित्र है और न ही एक स्थायी दुश्मन है। अपना फेवर देखता है, अगले किसी देश से संबंध बनाता है। तो भारत में क्या फेवर देखा?
इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारी सरकार थी जिसने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, उसे जम्मू कश्मीर से अलग करके, क्योंकि जब तक वो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, उससे एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया जाता। लद्दाख जो कि एक बहुत बड़ा भूभाग है विद वेरी लेस पॉपुलेशन, एक बहुत बड़े भूभाग में जब बहुत छोटी पॉपुलेशन होती है और जब उसका लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है भारत के लिए रक्षा दृष्टिकोण से, तो ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। तो हमारी सरकार इस मामले में बड़ी गंभीरता से सोच रही है कि कैसे लद्दाख वासियों को बेहतर से बेहतर विकल्प उनको दिया जाए। और मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार की उन पर नजर थी, मगर मैं बता देना चाहता हूं हमारा संविधान एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तो इजाजत देता है, मगर एक अराजकता पूर्ण माहौल की इजाजत नहीं देता। तो हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने कमेटी बैठाई है, हमने विचार विमर्श कर रहे हैं। ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग है। अगर वो एक छोटा सा भूभाग विद दैट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होता तो हम इतना ज्यादा संकोच नहीं करते और इतना ज्यादा विचार विमर्श। जो रोड नेशनल हाईवे माननीय पिछली सरकार की उपस्थिति में 9 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे, वो बढ़कर अब 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते हैं। हमारी सरकार है जो इंडो तिब्बत बॉर्डर की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बड़ी गंभीरता से लेती है, जिसके तहत हमने बीआरओ का बजट लगभग, मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा, तो 3610 से बढ़ाकर 7220 कर दिया मान्यवर, और जिसके तहत बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो पहले हो जाना चाहिए था कार्यक्रम, लेकिन किन्हीं कारणों ये आज हो रहा है, तो बहुत बहुत आभार है हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशा गोस्वामी मैडम, डॉक्टर किरण बिष्ट मैडम, डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, डॉक्टर भावना पांडे मैडम, और हमारे साथ आए हुए हमारे परिसर के डॉक्टर रियाज जगेड़ा जी, हेमंत जी, इंद्रमोहन पंत जी, नीतू गोरा जी, प्रतिभा जी, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र विभाग यहाँ पर पूरा बैठा हुआ है। और ये क्योंकि राजनीति का जो एक परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिला, बहुत आप लोगों ने बहुत शानदार तैयारी करी है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बधाई के पात्र हैं कि इतने अच्छे ढंग से आप लोगों ने यहाँ पर ये जो पक्ष और विपक्ष की बातें पूरी लोकसभा यहाँ पे बना के बैठे आप लोग, बहुत ही शानदार, बहुत अद्भुत। हमारे बच्चे इतने बढ़िया तर्क रख रहे हैं, जैसे विपक्ष ने तर्क रखा कि भाई अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, तो मतलब ये हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम बच्चे हमारे इतना सोच रहे हैं, अपने समस्याओं के प्रति सोच रहे हैं, जन समस्याओं के प्रति सोच रहे हैं। और सत्ता पक्ष ने जो ये आईना दिखाया कि भाई ये कार्यक्रम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जैसा कि उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि 11 साल बाद, 11 साल पहले तो आप ही थे और उस समय के लिए हो पाया नहीं सकते, तो पक्ष विपक्ष ये सब चलते रहता है। इसी में मुझे अभी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लफों हो रही थी तो श्रद्धा अनपढ़ की एक लाइन ही याद आ रही थी, वो कहते थे जहाँ एक बोलनी सब सुननी, इतने कोई शोक सभा, एक बोलता है सब सुनते हैं उसको कहते हैं शोक सभा, जहाँ सब बोलनी कोई नहीं सुननी इतना कोई लोकसभा। वही परिदृश्य अभी यहाँ पर हुआ कि जब आप सब लोग चिल्लफों करने लगे और कोई नहीं सुन रहा, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए ये एक कटाक्ष जो श्रद्धा अनपढ़ ने कहा था कि भाई इसको लोकसभा को मर्यादित बनाना है, वहाँ लाख मुझे कुर्सी भी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर जन सरोकार की बातें चलनी चाहिए। जो इससे पहले जो हो रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोग झगड़ने लगे तो श्रद्धा अनपढ़ याद आ गई, यानी कि हमें लोकसभा को मर्यादित बनाना है। पूरा देश, पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है,
सांसद कितने दूर दूर से जाके कितने जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनकर जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, जन समस्याओं को रखने के लिए जा रहे हैं। तो संसद में ये सब चीजें जो है एक मर्यादित व्यवहार हो तो वो एक उसकी वाहवाही पूरे विश्व स्तर पर होती है, और अमर्यादित हो तो अखबार की सुर्खियां बनती हैं और उस पर छिटाकशी होनी स्वाभाविक है। और जब इतनी बड़ी जो मंदिर है हमारा संसद, हमारा पूरा मंदिर है, वहाँ पर अगर पक्ष विपक्ष ऐसे लड़े लात घुसे चलें तो ये बहुत अच्छा नहीं है आने वाले भविष्य के लिए। इसलिए हम लोग एक लोकतांत्रिक देश है, अपने अपनी बातें रखना सब मर्यादित तरीके से बहुत बढ़िया है। लड़ झगड़ के बात करके उसका कोई हासिल लाभो जीरो होता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत